हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ काम विशेष करते हैं। आइए कुछ काम विशेष करते हैं। गांव गली मोहल्ला में उद्घोष करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए आज के इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12th का ये 7वां वीडियोज़ लेके आपके लिए आए हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, यानी विद्युत आवेश और आवेश के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में बातचीत करते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो जैसा कि हमने हर वीडियोस में आपको किसी भी शब्द की परिभाषा या किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा देने से पहले हम आपको एक उदाहरण देना उचित समझते हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से जो बातें आपको समझ में आ जाती हैं उसको आप अपने शब्दों में उसकी परिभाषा बनाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो विद्युत आवेश को डिफाइन करने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को आपको समझा पाएंगे और समझाने के बाद आप खुद ब खुद अपने शब्दों में इसकी डिफिनीशन को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि विद्युत आवेश को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये आपके पास एक कोई विद्युत क्षेत्र है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, कोई गोला है जो कि धनावेशित है, और ये वाला ऋण आवेशित है। तो आपको जब विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर हम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपको पता होगा कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी हम चार्ज यदि लेके आते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल चार्ज है ना, क्योंकि आवेश को हम अलग अलग कर सकते हैं, धन ऋण को अलग अलग बांट सकते हैं, लेकिन मैग्नेट को अलग अलग डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो चुंबक होता है वो चुंबक के ध्रुवों को कभी भी ज़िंदगी में आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चुंबक में यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो उसे बीच से डिवाइड कर दें, काट दें, तो उसका नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट जो विद्युत आवेश हमारे पास होता है उसके पोलैरिटी को, उसमें जो प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं उसे आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे कल्पना करिए कि एक प्लस आवेशित है। तो यहाँ पे यदि हम आपसे पूछेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो एकल चार्ज यदि आपके पास है तो वो धनावेश से दूर ऋण आवेश की तरफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि पूछा जाए कि यहाँ पे जितनी भी फोर्स लाइंस आएंगी वो सब कहाँ होंगी, तो इन्फिनिटी से इसकी तरफ होंगी। ठीक है, अब यदि हम इन चार्ज बॉडीज के बीच में, हालांकि प्लस और माइनस के बीच में यदि कोई आवेश लेके आएंगे, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इसके बीच में हम रखेंगे, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो भी चार्ज पार्टिकल आप इनके बीच में लेके आएंगे, या तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं या फिर नेगेटिव। इसे आप ये मत समझिएगा। आप मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, कोई पिंड है, कोई बॉडी है जिसे हम इन दोनों के बीच में यदि रखेंगे, तो या तो इस पिंड पर पॉजिटिव चार्ज यदि होगा तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होने लगेगा, और इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। यानी यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगेगा, क्योंकि समान यदि प्लस प्लस वाला है तो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होने लगेगा। ठीक है, यदि हम इसी जगह पे मैग्नेट का इस्तेमाल कर लें, हम विद्युत क्षेत्र के स्थान पे क्या ले लें, कोई चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। तो चूंकि चुंबक में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। तो ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, और ये कल्पना करिए कि ये चुंबक का साउथ पोल है, और यहाँ पे चुंबक का हम साउथ पोल लेके आते हैं और यहाँ पे नॉर्थ। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है ना, हालांकि चुंबक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब चुंबक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बेसिक चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, आपको पता होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे समाप्त हो जाती हैं। तो यदि चुंबक के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि हम कोई यहाँ पे पिंड लेके आते हैं, कोई चार्ज बॉडीज लेके आते हैं, तो ये जो चार्ज बॉडीज होगा उस पर भी या तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि यदि कोई भी मैग्नेट आप लेके आते हैं, कोई मैग्नेट, उस मैग्नेट को सिंगल कोई एक ही मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट के पास कोई भी आप चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, थर्ड कोई बॉडी होगी, वो चार्ज है मान लीजिए। ठीक है, तो या तो वो इसको अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल करेगी, दो में से एक ही कर सकती। तो इसकी परिभाषा आप कैसे डिफाइन करेंगे विद्युत आवेश की,
तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश जो होगा वो किसी भी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होगा। इसमें आया हुआ शब्द मूल भौतिक गुण का मतलब हम आपको अभी बताएंगे। मूल भौतिक गुण होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र में या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, उस पर एक बल का अनुभव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश समझ पा रहे हैं? कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टिकल्स आएगा तो या हो सकता है ऐसा घटना घटित हो सकती है कि या तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। इसको आप ऐसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो बॉयज़ हैं, ये दो लड़के हैं, इनके बीच में आप हड्डी में कबाब बनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका इसके साथ ना बनता हो बट इसके साथ बनता हो, तो यहाँ पर आपका अट्रैक्शन हो सकता है बट इसके साथ रिपल्सन होगा क्योंकि इसके साथ आपकी बनती नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इससे भी बनती बट इससे नहीं बनती है, आपकी इससे बनती है बट इससे नहीं बनती है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट आप लेके आ रहे हैं इसकी इससे भी पटती है और इससे भी पटती है, तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस पर देख रहे हैं कि आप या तो आकर्षण बल का फीलिंग आ रही है या फिर प्रतिकर्षण बल की फीलिंग आ रही है। समझ पा रहे हैं? तो डिफिनीशन हम यहाँ लिख रहे हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा लिख रहे हैं कि जब विद्युत आवेश, ऐसे लिखिएगा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है, जिसे विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है। अब एक बल का अनुभव होता है का मतलब क्या है कि या तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें एक शब्द आया है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है। मूल भौतिक गुण, इस शब्द का क्या मतलब इस डिफिनीशन में? तो इस शब्द का पहले मतलब समझिएगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो मूल भौतिक गुण है, इस बात का ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको यदि उन्हें तोड़ा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बने हुए माने जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया के हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ये बात आपको भी पता होगी। तो बिना मास के यानी बिना द्रव्यमान के चार्ज संभव हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है ही नहीं अर्थ पे जिसका मास ना हो, यानी द्रव्यमान तो होगा ही, चाहे वो बालू का कण ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा टिन का ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो 10⁻³ किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉन का मास भी मेजर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक छोटे से तिनके को भी हम मेजर कर सकते हैं, अर्थात उसका भी कुछ न कुछ मास होगा। तो दुनिया में जो भी पदार्थ हैं उनका मास है, और यदि मास है तो चार्ज फिक्स्ड होता है कि मास है तो उसमें चार्ज है। यदि चार्ज है तो हमने लिखा है कि मूल भौतिक गुण का मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर पक्का चार्ज अवेलेबल है। तो दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर आवेश उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यूट्रल चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा होगा तो ये नॉन कंडक्टर है, बट इसके अंदर यदि चार्ज हम आपसे पूछें तो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। कब चार्ज आपको शो होगा? जब इसे आप यदि हेयर से रब करेंगे, इस तरह से बालों पे रगड़ेंगे, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके अंदर आवेश आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। रगड़ने से आवेश इसके अंदर आ जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, ठीक है।
तो मूल भौतिक गुण का मतलब आप समझ गए होंगे कि मूल भौतिक गुण का मतलब है कि दुनिया में जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, चाहे जो भी पदार्थ हैं, उनके अंदर चार्ज उपस्थित है। चार्ज तभी संभव है जब उसके अंदर मास है। तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास है जिसका मास ना हो धरती पे। मास सभी पार्टिकल, सभी वस्तुओं में होता है, और यदि मास है तो आवेश पक्का है। ठीक है, मास है तो आवेश होता है, ऐसा नहीं है कि मास है तो आवेश नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या द्रव्यमान के बिना आवेश संभव है? तो आपका जवाब होगा नहीं। जवाब होगा नहीं। इसका उल्टा भी पूछेगा कि क्या आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है? क्या आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है? जवाब होगा हाँ। जवाब होगा हाँ। ठीक है, मूल भौतिक गुण आप समझ गए होंगे, और ये डिफिनीशन भी आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विद्युत आवेश किसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसी के बारे में हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर विद्युत आवेश का आप डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हम इसी विद्युत आवेश को आगे बढ़ाते हुए और पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें इसके बारे में। पॉइंट नंबर 2 राइट डाउन करिएगा विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश की कुछ मात्रक भी होते हैं, कुछ इसके यूनिट्स भी हैं, है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है, फार्मूला, वो क्या है। तो विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से, विद्युत धारा को I से, और समय को T से। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा विद्युत आवेश का Q बराबर IT, जहाँ Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? विद्युत आवेश को, I विद्युत धारा को, और T समय को। इसके बाद बातचीत करें तो विद्युत आवेश का फार्मूला तो हमारे पास आ गया। यदि हमारे पास विद्युत आवेश का फार्मूला आ गया तो यहाँ से हम ये चाहें कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, वो कैसे बनेगा, तो यहाँ से विद्युत आवेश का मात्रक भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होगा, मूल भौतिक राशियाँ आपके पास 7 हैं, उसमें जो विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर बनाया गया है। तो इस तरह से आप Q का वैल्यू या Q का मात्रक आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका मात्रक बोले तो किसका? विद्युत आवेश का। इसका मात्रक क्या आएगा? धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब यूँ कहें तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर और सेकेंड ही मिला के क्या बनता है? कूलाम। क्या बनता? कूलाम। तो आवेश के मात्रक क्या हो सकते हैं? एम्पियर गुणे सेकेंड भी हो सकता है, या कूलाम होता है, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड को मिला के क्या कहते हैं? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही मिला के क्या कहते हैं? कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं कि ये राशि कैसी है, ये मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों की संख्या आपके पास केवल 7 ही है, जिसमें कहीं पर भी आवेश का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि विद्युत धारा मूल राशि है और समय जो है वो भी मूल राशि है। इन्हीं दोनों को मिला के एक नई राशि पैदा हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्योंकि मूल राशियों के प्रोडक्ट से एक नई क्वांटिटी पैदा हो रही है, तो उस नई क्वांटिटी को हम नहीं कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, बल्कि उसे क्या कहेंगे? डिराइव यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह बोले तो कौन? विद्युत आवेश। यह एक व्युत्पन्न राशि है। यदि ये व्युत्पन्न राशि है तो इसकी बीमा भी आपसे पूछ सकता है। तो इसकी बीमा क्या होगी? बीमा कक्षा 11 में आपने पढ़ के आया होगा, कक्षा 11 में आप पढ़ के आए होंगे बीमा, डायमेंशन। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर आपका था, कुछ किताबों में दूसरा है, कुछ में तीसरा रहा होगा। ठीक है, तो बीमा के बारे में यहाँ तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने निम्न स्तर की क्लास 11th की कक्षा में आप पढ़ के आए होंगे डायमेंशन नाम का चैप्टर, जिसमें किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकालते हैं वो हमने आपको क्लास 11th वाले वीडियोज़ में बताया है। यदि आपको बीमा के बारे में यदि जानना है तो आप हमारा क्लास 11th वाला जो वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यह एक व्युत्पन्न राशि है और इसकी बीमा
इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा तो धारा की जो बीमा होती है उसे ए से इंडिकेट करते हैं और समय की जो बीमा होती है उसे टी से दिखाते हैं। किससे? टी से। तो इसकी बीमा आप बता सकते हैं, यानी जो बीमी सूत्र होगा विद्युत आवेश का वो AT, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T इंटू ए, क्योंकि कुछ चीज़ों में स्टैंडर्ड यदि फार्मूला के रूप में बीमा लिखा जाए, स्टैंडर्ड मानक के रूप में लिखा जाए, तो उसका तरीका होता है पहले m लिखिए, फिर L लिखिए, फिर T लिखिए, फिर A लिखिए, फिर थीटा लिखिए। तो आपके पास यदि दी गई भौतिक राशि में m और L नहीं है तो आप उसे m⁻0 और t⁻0 अपने से लिख सकते हो। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो आप इसे हिट करेंगे, है ना, इसे लिखेंगे, इसे टिक करेंगे, ये सही होगा। और यदि ऑप्शन में ये है तो आप इसे ना मार के इसे मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये देगा नहीं करेगा, एक ही देगा। ठीक है, दोनों नहीं दे सकता है। समझ गए? तो ये हो गई इसकी बीमा, ये है व्युत्पन्न राशि। इसके बाद हम इसी में ये भी जानेंगे कि एक कूलम, जो एक कूलम है वो क्या होता है, कितना बड़ा है, क्या ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है या फिर छोटा मात्रक। तो अगली पॉइंट हम बनाएंगे पॉइंट नंबर 4 इसी के बारे में, कि एक कूलम चार्ज यदि किसी वायर के थ्रू जा रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिल के एक कूलम चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, जैसा कि आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश केमिस्ट्री में भी है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम को किससे दिखाते हैं? सी से दिखा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज नेगेटिव होता है यहाँ पे, और प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो हमें यहाँ पे परिमाण से ही मतलब है, प्लस माइनस से नहीं। अब यहाँ से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो हम आसानी से यहाँ से एक कूलम चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक कूलम, इसे इतना गुणे एक कूलम तो लिख सकते हैं ना, 1.6 × 10⁻19 × 1c तो लिख सकते जी, क्योंकि किसी संख्या में एक का गुणा करने पर तो मान वही आता है, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो 1c लिख दें, मतलब एक कूलम लिख दें, कोई तकलीफ है नहीं। अब क्या करिए कि एक कूलम को आप यहीं रोक लीजिए, यानी राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए एक कूलम को, और ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन को e⁻- लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये बटे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और 1 कूलम उधर ही रह जाएगा। अब समझिए कि 1.6 है का भाग आपको देना है 1 में, 1.6 × 10⁻19 का भाग देना है 1 में। तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटा लीजिए, मतलब दशमलव को हटा लीजिए। तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो हो जाएगा 10/16, और जो 10 में -19 घात है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पर घाते का हो जाएगा +19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर किसके? बराबर आ जाएगा 1c, c मतलब कूलम के। अब 16 का यदि आप 10 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 10 पर घाते 19 में से 1 10 आप इसको दे दीजिए। 10 पर घाते 19 में से 1 10 इसे दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटा कितना? 16। और यहाँ 1 दे दिए हैं तो यहाँ कितना घात बचेगा? 18। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर किसके? 1 कूलम के। 16 का 100 में भाग देंगे तो 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 होता है। बचेगा आपके पास 4, हो जाएगा 40, 16 दूना के 32, बचेगा 8, 16 5 80, गुणे 10 पर घाते 18। क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर किसके? 1 कूलम के। यानी यहाँ से आपको एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मिल गया, और एक बात भी मिल गई कि यदि किसी तार में या किसी चालक में 1 कूलम आवेश फ्लो हो रहा है, 1 कूलम आवेश बह रहा है, तो इस बात का ये मतलब है कि उस तार में से प्रति सेकेंड
6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटर्ड कर रहे हैं, या फिर 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम यदि आवेश फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए है 6.25 गुणे 10⁻18। आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10⁻+18 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो 1 कूलम चार्ज का होता है, बनता है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। ये 4-5 पॉइंटें थी जिसके अंतर्गत आपको हमने सारी बातों चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत आवेशों के गुण, विद्युत आवेशों के गुण या विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेशों के गुण या विद्युत आवेश के गुण के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें भी पता होंगी, हम बेसिक चीज़ों को भी इसमें राइट डाउन करेंगे और जो चीज़ें क्लास 12 से भी रिलेटेड हैं उसे भी लिखेंगे और उसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेशों के गुण के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इसका गुण ही है, ये 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, यह 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है आवेश की? भाई आवेश की प्रॉपर्टी ही तो है, ये इसका गुण ही तो है कि ये 2 प्रकार का होता है। 10 प्रकार का होता तो 10 प्रकार का लिखते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो इसमें ए बी बना लेंगे, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। दूसरी पॉइंट यदि बात करें इसके गुण के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं यानी समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो विपरीत आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ये भी विद्युत आवेश की ही क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में रिपल्सन कहते हैं, बल एवं विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये तो आपको क्लास 9 से ही पता होगा कि यदि प्लस प्लस है तो सजाती हैं, दोनों के बीच कैसा फोर्स, प्रतिकर्षण बल। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। माइनस प्लस प्लस वालों के बीच में, प्लस प्लस वाले हैं तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का, ये आपको पता है। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। माइनस माइनस वाला है तो इनके बीच भी कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का लगेगा। यदि प्लस माइनस आया तब तो इनके बीच क्या होगा, दूरियां कम हो जाएंगी, क्लोजअप का प्रचार चलना शुरू। यहाँ कौन सा फोर्स, आकर्षण बल, यहाँ पे आकर्षण बल। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। विद्युत आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि तीसरा गुण ये हो सकता है कि जब हम आवेशों को लेके आते हैं, चाहे वो विपरीत प्रकृति के हों चाहे फिर समान प्रकृति के हों, यानी आवेशन की क्रिया यदि हो रही है तो आवेशन की क्रिया के दौरान जो द्रव्यमान होता है उसमें परिवर्तन होता है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ चार्जिंग, जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेशों के स्थानांतरण के फलस्वरूप
जो पदार्थ होता है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। ये कैसे आता है इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। ऊपर की 2 बातें आप क्लास 9, 10th, 11th में भी जान रहे होंगे, बट यहाँ से जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये क्लास 12th की है। तो इसको पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं इसमें आए हुए जटिल शब्दों को। लिखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, आवेशन के दौरान या के समय, आवेशन के समय पदार्थों के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, अब इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आवेशन की प्रक्रिया के समय या आवेशन की प्रक्रिया के दौरान पदार्थों का मास में परिवर्तन होता है। या तो मास बढ़ सकता है, द्रव्यमान बढ़ सकता है, या तो घट सकता है। इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे? रट्टाफिकेशन नॉट अलाउड है, मैंने पहले ही बताया था, चीज़ों को रटना नहीं है। आपको हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। जो इसमें आपको कठिन लगेगा, मेरे हिसाब से लगेगा कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको उस शब्दों, आवेशन के समय पदार्थों के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो आप मान लीजिए ये ग्लास रॉड है आपके पास, कांच की छड़ है जिसे आपने रगड़ दिया है, रब कर दिया है सिल्क ग्लास से, रेशम के टुकड़े से। तो ग्लास रॉड जो है, कांच की जो छड़ है, ये धनावेशित है और ये रेशम का जो कपड़ा या टुकड़ा कह लीजिए वो नेगेटिवली चार्ज है। जब ये धनावेशित हुआ होगा तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसका मतलब ये धनावेशित कब हुआ होगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकले होंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो इस पर धन आवेश आया होगा। और यहाँ पे ऋण आया है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए होंगे। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक इलेक्ट्रॉन अपने मास के बराबर, अपने द्रव्यमान के बराबर क्या करेगा? अपने मास के बराबर द्रव्यमान तो कम कर देगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपको पता होगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि निकला तो इतना की तो कमी हो जाएगी इस पदार्थ में, और जिसमें जाएगा उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो यहाँ कह रहा है कि आवेशन के समय पदार्थों के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होगा? इसी तरह से होगा, या तो उन्हें आप रगड़ रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, या तो रगड़ रहे हैं या तो टच कर रहे हैं। इंडक्शन में तो ऐसा होता नहीं, मतलब प्रेरण वाले विधि में हम टच थोड़ा कराते हैं, हम तो केवल ले जाके रख देते हैं पास में, चार्ज की प्रकृति बदल जाती है। यानी आवेशन की प्रक्रिया में जो मास में चेंजेज आएगा वो 2 ही तरह से आ सकता है, या तो उसे रगड़ दीजिए या फिर उसे छुआ दीजिए, टच करा दीजिए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आवेशन के समय पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन क्यों आता है। यदि प्लस चार्ज आ रहा है तो इस बात का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास की कमी आ जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसी में 2 का गुणा कर दीजिए, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें इतना मास की वृद्धि हो जाएगी। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम उसका मास में क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितना मास रखता है अपने पास? इतना ही रखता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे थर्ड पॉइंट का मतलब कि आवेशन के समय पदार्थों के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि किसी गोले को आवेशित किया गया है, कोई गोला है जिसे आवेशित किया गया है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? कोई गोला है जिसे आवेशित किया गया है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि हम आपको देख सकें, कमेंट आपका देख सकें और ये जान सकें कि आपकी पढ़ाई चल रही है या फिर आप केवल इन दिनों IPL वगैरह में लगे हुए हैं, पढ़ाई को साइड में कर दिए हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर केवल टाइम पास कर रहे हो। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में बातचीत करते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे आवेशों का परीक्षण। आवेशों का परीक्षण, आवेशों का परीक्षण प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण नहीं, आकर्षण नहीं। अब इस बात को कैसे प्रूव करोगे? ये जो चौथा पॉइंट हमने लिख दिया, आवेशों का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ चार्जिंग या चार्ज इज ऑलवेज अ रिपल्सन फोर्स। किससे, कैसे इसको प्रूव करेंगे आप, है ना? आइए देखते हैं इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आवेशों का जो टेस्टिंग है वो सच में नहीं,
सच में एक प्रतिकर्षण बल ही है, आकर्षण नहीं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ भी पाएंगे कि कैसे ये है प्रतिकर्षण, आकर्षण क्यों नहीं है। तो देखिए, ये कोई दो पिंड लेके आते हैं, दोनों चालक हैं और फिलहाल इनके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों उदासीन हैं। दोनों क्या है? उदासीन। उदासीन का ये मतलब कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, चार्ज तो है इसके अंदर। जितना प्लस है उतना क्या है इसके अंदर? माइनस। जितना प्लस उतना क्या है? माइनस। ठीक है, और ये भी यहाँ भी पर भी वही घटना होगी, क्योंकि ये भी उदासीन है, तो इसके बाद का मतलब है जितना प्लस उतना क्या? माइनस। जितना प्लस उतना क्या? माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब ये उदासीन है और ये भी उदासीन है, तो इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था, आवेशन की 3 विधियां बताया था, घर्षण, चालन और प्रेरण। प्रेरण विधि में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई पिंड है, कोई 2 पिंड है, उसमें एक पिंड जो है वो आवेशित है और दूसरा अनावेशित है। बोले तो एक पर कोई आवेश है और दूसरा वाला जो है वो उदासीन है। उदासीन है तो इस बात का ये मतलब नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, मतलब तो है कि चार्ज है। यहाँ पे पहले केस में 3 केसेज यहाँ पे बनेंगे। पहला वाला जो केस है उसमें ये दिखाया गया है कि दोनों के दोनों जो पिंड है वो क्या है? उदासीन है। उदासीन का मतलब होगा कि प्रेरण विधि यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेरण की वजह से कि ये वाला जो निगेटिवली चार्ज वाला पार्टिकल होगा, चलिए यहाँ पे निगेटिव बना लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे सेम उसी तरह के दोनों एक ही धातु के गोले हैं। ठीक है, तो प्रेरण की घटना के कारण क्या घटना घटेगी कि प्रेरण की वजह से ये वाला, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो ए गोला जो होगा, जो गोला ए होगा, वो अपने समीपवर्ती दूसरे गोले में एक विपरीत प्रकृति का आवेश प्रोड्यूस कर देगा। ये हमने प्रेरण वाले वीडियो में बताया है आपको। ठीक है, प्रेरण वाले वीडियो में क्या किया है? बताया है। तो यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो इनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है? आकर्षण का फोर्स लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, यहाँ पे पहले केस में हमने दोनों पिंड को कैसा लिया था? उदासीन लिया था। कैसा लिया था? उदासीन। अब अगली केस में ये हो सकता है कि चलिए हम इसको चार्ज लेके आते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये आवेशित है, ये क्या है? धनावेशित है। ठीक है, ये गोला जो है धनावेशित है, ऐसा मान लीजिए। अब ये धनावेश इसके सरफेस पे समझिएगा, इसके अंदर तो हो नहीं सकता, चार्ज हमेशा कहाँ चल जाएगा? बाहर। तो यदि ये धनावेशित है, ये धनावेशित है, ठीक है, और यहाँ पे जो चालक है, ये कोई चालक है, ये उदासीन है, तो क्या घटना घटेगी? जब आप इसको इसके पास में लेके जाएंगे, इसको इसके पास में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर पुनः प्रेरण की घटना घटेगी, जिसकी वजह से प्लस है, तो क्या करेगा? इसके माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और प्लस वाले को ढकेल देगा कहाँ पे? दूर। यहाँ पे पहले केस में दोनों उदासीन थे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लस माइनस है, तो पुनः यहाँ पे अट्रैक्शन की घटना घटेगी, यानी यहाँ पर पुनः क्या इनके बीच में लगेगा? आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल। तीसरा ये हो सकता है कि आप पहले केस में दोनों को उदासीन लिए थे। दूसरा केस ये था कि पहला वाला जो गोला था वो धनावेशित था और दूसरा वाला क्या था? उदासीन था। ये गोला पहले क्या था? उदासीन है। थर्ड केस ये हो सकता है कि आप इसको ऋणात्मक आवेश ले सकते हैं, यानी ऐसे कह लीजिए कि दोनों गोलों को आप मान लीजिए, थर्ड केस में आप ये मान लीजिए कि जो दोनों गोले हैं आपके पास, वो दोनों के दोनों आवेशित हैं। दोनों के दोनों गोले क्या हैं? आवेशित हैं। यानी ये मान लीजिए कि इस पर भी प्लस चार्जेज है, इस पर प्लस चार्जेज है और इस गोले पर क्या है? माइनस चार्जेज है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इन केसेज में भी, इन दोनों केसेज में भी, यानी यहाँ पे भी आकर्षण का ही बल लग रहा है। कैसा बल लगेगा? आकर्षण का, क्योंकि प्लस माइनस में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इन 3 केसेज में आप देख रहे हैं कि हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, क्योंकि ये 100% हम नहीं कह सकते हैं कि यदि एक चीज मेरी धनावेशित है, एक गोला मेरा धनावेशित है, दूसरा यदि मान लीजिए दूसरे गोले पर यदि ऋण आवेश आता है, एक धन आवेश है, दूसरा यदि ऋण आवेश है, ऐसा समझिए, एक धन आवेशित है, दूसरा ऋण आवेशित है, तो इन तीनों केसेस में आप ये नहीं बता सकते हैं या बता पाएंगे सॉरी, कि इस पर जो चार्ज आ रहा है वो आकर्षण की वजह से आ रहा है या प्रतिकर्षण से, क्योंकि इस गोले पर न कोई चार्ज तो है नहीं, दोनों उदासीन है, तो एक धनावेशित हो रहा है, दूसरा ऋण आवेशित हो जा रहा है प्रेरण के कारण। यहाँ पे देख रहे हैं एक धनावेशित है, दूसरा उदासीन है, तब भी यहाँ पे विपरीत प्रकृति का चार्ज आ जा रहा है। ये कैसे हम जान पाएंगे या कैसे बता पाएंगे कि इन गोलों के बीच में जो टेस्टिंग होगी वो केवल और केवल प्रतिकर्षण है। तो प्रतिकर्षण बल में केवल और केवल एक ही केस
या यूँ कहिए कि 2 केस ही लागू हो सकती है। यानी आप ये तभी बता सकते हैं कि ये प्लस है कि माइनस, यदि मान लीजिए ये गोला आपका धनावेशित है और हम आपसे पूछते हैं कि कोई ए धनावेशित गोला है जो दूसरे गोले को प्रतिकर्षित कर रहा है, कोई ए गोला है जो दूसरे गोले को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये प्रतिकर्षित उस गोले को कब करेगा और इस गोले पर क्या चार्ज होगा कि ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो आपका जवाब होगा सर यदि प्लस है तो इस पर माइनस आया होगा तभी ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यदि इस पे माइनस आएगा तभी तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तब तो आकर्षित करेगा ना जी। प्लस है तो इस पे भी क्या आएगा, प्लस। यानी जब प्रतिकर्षण की बात है, आवेश की टेस्टिंग की बात है, तो उस केस में लाइक चार्जेज होंगे तभी तो प्रतिकर्षण की घटना घटेगी। या फिर ए वाले गोले पर माइनस चार्ज है और जो बी वाला गोला है उस पर भी माइनस चार्ज है तभी तो प्रतिकर्षण होगा। बट आकर्षण में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों न्यूट्रल हैं फिर भी चार्ज आ जा रहा है। पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे टेस्टिंग की वजह से आवेशों के परीक्षण के दौरान कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज या प्लस चार्ज आया है वो आकर्षण बल है के कारण आया है या प्रतिकर्षण बल के कारण। इस केस में आप देख रहे हैं धनावेशित है, वहाँ धन ऋण दोनों आ जा रहा है। अब ये आवेशित तो हो गया है, ये गोला आवेशित तो है, बट आकर्षण बल के कारण या प्रतिकर्षण बल के कारण ये भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यदि प्रश्न में वो हमसे कह रहा है कि एक पिंड है जो धनावेशित है और वो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो उसी केस में केवल प्रतिकर्षण हो सकता है। या तो माइनस माइनस है तभी प्रतिकर्षण हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि प्लस माइनस है, भाई कोई प्रतिकर्षण तभी ना होगा जब विपरीत चार्जेस होंगे। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि आवेशों का जो टेस्टिंग है, रियल टेस्टिंग है, वो आकर्षण की नहीं है, प्रतिकर्षण की है। क्योंकि आकर्षण की 3 केसेज हमने दिखाया, इसमें पता नहीं लग पाएगा कि इसमें विपरीत चार्ज आ रहा है किसके वजह से, आकर्षण की वजह से या प्रतिकर्षण की वजह से। तो एग्जैक्ट टेस्टिंग जो है आवेशों का परीक्षण वो प्रतिकर्षण बल है, न कि आकर्षण बल। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।